बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर आसिफ अवान। स्टूडेंट्स, आज हम अपने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी कोर्स के लास्ट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम क्या है? दैट इज द इम्यूनिटी। स्टूडेंट्स, अगर एक ह्यूमन बॉडी को हम देखते हैं, सो ह्यूमन बॉडी के बाहर एनवायरनमेंट्स में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं और ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं जो कि बैक्टीरिया है, साथ में फंजाई के पैदा किए हुए स्पोर्स हैं। उसके अलावा प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स भी हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जितने भी कुर्रा अर्ज पे ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, इनकी सबसे बेसिक नीड क्या है? इनकी सबसे बुनियादी जरूरत है खुराक। अब आप लोग पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने फूड की प्रोडक्शन खुद कर सकते हैं, जबकि बाज लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपनी फूड के लिए और लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं और उनको हम हेट्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। जबकि वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट नहीं होते, उनको हम फोटो ऑटोट्रॉफ्स बोल सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जो हेट्रोट्रॉफ्स हैं, हेट्रोट्रॉफ्स में एक्चुअली वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं, उनको खाते हैं। सो इन्हीं हेट्रोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कुछ ऑर्गेनिजम्स को हम पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं और पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपने होस्ट पे फीड तो कर रहे हैं लेकिन उसको नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। सो जो होस्ट है जिस पे और ऑर्गेनिजम्स फीड कर रहे हैं, वो होस्ट एक्चुअली क्या करेगा? वो एक्चुअली एक ऐसा दिफाई मैकेनिज्म डेवलप करेगा जिसके खिलाफ वो उन पैरासाइट्स को रोक सके, जिसके मुताबिक वो उन पैरासाइट्स को रोक सके जो कि उसको बीमार कर सकते हैं। सो इस चैप्टर के अंदर हम ह्यूमन इम्यून सिस्टम को डिस्कस करेंगे कि कैसे एक इंसान का जिस्म पैरासाइट्स के खिलाफ एक्शन शो करता है या हर वो हार्मफुल सब्सटेंसेस जो कि एक ह्यूमन बॉडी को बीमार कर सकते हैं, उनके खिलाफ एक इंसानी जिस्म कैसे काम करता है। सो इस तमाम मैकेनिज्म को हम डिस्कस करेंगे इन दी चैप्टर इम्यूनिटी। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी एक्चुअली हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स की या एक ह्यूमन बॉडी की वो एबिलिटी है, वो सलाहियत है जिसके जरिए वो रोकता है, रेजिस्ट करता है, डिफेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट द डैमेजेस फ्रॉम द फॉरेन सब्सटेंसेस। जो फॉरेन सब्सटेंसेस है, जिस्म के बाहर जो सब्सटेंसेस हैं जो कि लिविंग भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, जो कि एक ह्यूमन बॉडी को बीमार कर सकते हैं, सो उनके खिलाफ जो रुकावट है या जो कुव्वत मुदाफियत है, इसकी सलाहियत को हम क्या बोलते हैं? इस सलाहियत को इम्यूनिटी कहा जाता है। Nowadays स्टूडेंट्स, जो इम्यूनिटी है इसको हम जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में स्टडी करते हैं वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी क्या कहलाती है? दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इम्यूनोलॉजी। सो व्हाट इज इम्यूनोलॉजी? इम्यूनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी। एंड व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू रेजिस्ट द डैमेजेस फ्रॉम द फॉरेन सब्सटेंसेस। एंड एज यू नो कि जो फॉरेन सब्सटेंसेस हैं वो क्या कुछ हो सकते हैं? वो वायरसेस हो सकती हैं, वो बैक्टीरिया हो सकते हैं, वो प्रोटोजोन्स हो सकते हैं और उसके साथ साथ कुछ हमारे पास टॉक्सिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, डस्ट की हम बात करें, उसके साथ साथ स्मोक की बात करें, एयर पोल्यूशन में जो पोल्यूटेंट्स हैं जो कि एयर को डैमेज कर रही हैं, उनको पोल्यूट कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी हमारी बॉडी रेजिस्टेंस शो करती है, रुकावट शो करती है, दिफा शो करती है। सो इस सलाहियत को हम इम्यूनिटी बोलते हैं। नाउडेज स्टूडेंट्स, जब हम यहां पे बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, सो आपके जहन में आ जाना चाहिए कि एक ह्यूमन बॉडी के स्किन में, उसके माउथ में, उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी लंग्स में ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंकियोल्स है और उसके साथ साथ जो डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है। ये जो ऑर्गन्स हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्किन, माउथ, लंग्स, ट्रेकिया, इन ऑर्गन्स में इतने ज्यादा बैक्टीरिया हैं जो कि हमारे जिस्म के तमाम सेल्स से 10 गुना ज्यादा हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी बॉडी में 7 ट्रिलियन सेल्स हैं तो इन बैक्टीरिया की तादाद, फंजाई की तादाद, वायरसेस की तादाद 70 ट्रिलियन है।
सो डियर स्टूडेंट्स, जब हमारी बॉडी के ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया सरवाइव कर रहे हैं तो आपके जहन में आ जाना चाहिए कि हम बहुत जल्द बीमार हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसकी वजह यह है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में, हमारी स्किन के ऊपर ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि हमें नुकसान नहीं देते बल्कि फायदा देते हैं। सो जो इम्यून सिस्टम है वो उन बैक्टीरिया जो कि नुकसान दे रहे हैं और वो बैक्टीरिया जो कि फायदा दे रहे हैं उनके बीच में इजीली फर्क कर सकता है। सो याद ये रखना है कि जो इम्यून सिस्टम है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो इस काबिल है कि वो फर्क कर सकता है बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। जो इम्यून सिस्टम है जो दिफा प्रोवाइड करता है वो एक्चुअली फर्क कर सकता है कि कौन सी चीजें हमारे जिस्म का हिस्सा है और कौन सी चीजें हमारे लिए हार्मफुल हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आपके जहन में सवाल ये आ रहा होगा कि कैसे हमारा सिस्टम जो है इम्यून सिस्टम वो सेल्फ और नॉन सेल्फ में फर्क कर सकता है। सो इसका जवाब क्या है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसमें क्या मौजूद होती है, उसमें मौजूद होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। जो रिसेप्टर्स हैं ये एक्चुअली प्रोटीन्स होती हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होती हैं और ये रिसेप्टर्स जो है ये एक्चुअली बाइंड कर सकती हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस के साथ। सो जैसे ही हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारे इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं उनके रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेंगे, सो इस तरीके से इम्यून सिस्टम उनको पहचानेगा और सेल के अंदर एक कैस्केड शुरू होगा, एक रिएक्शंस, बहुत सारे रिएक्शन शुरू होंगे और वो तमाम रिएक्शंस जो हैं उस हार्मफुल बैक्टीरिया, उस हार्मफुल वायरस, उस हार्मफुल फंजाई के खिलाफ एक्टिविटी शो करेंगे जिसके जरिए हमें दिफा मिलेगा और एक इंसानी जिस्म जो है वो सेहतमंद रहेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, जो ये इम्यूनिटी है, जो ये दिफा है, ये जो डिफेंस है, ये एक्चुअली एक ह्यूमन बॉडी को प्रोवाइड होती है बाय हाउ मेनी वेज? इट इज प्रोवाइडेड बाय 3 वेज। 3 ऐसे तरीके हैं जिसके जरिए हम हार्मफुल सब्सटेंसेस को अपनी बॉडी के अंदर एंटर होने से रोकते हैं और उसके साथ साथ हमारी जो बॉडी है ऐसे मैकेनिज्म्स को डेवलप करती है कि सिर्फ रोकना नहीं है बल्कि उन हार्मफुल सब्सटेंसेस की ब्रेकडाउन की जाती है, उनको तोड़ा जाता है ताकि वो बीमारी कॉज ना कर सके। सो वो 3 तरीके कौन से हैं? सो इसके लिए हम मूव करते हैं टू द सेकंड पार्ट ऑफ द बोर्ड। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो इम्यूनिटी है वो हमारी बॉडी को मिलती है 3 तरीकों से। किन के खिलाफ? अभी हमने पिछले बोर्ड में पढ़ा, अगेंस्ट बैक्टीरिया, अगेंस्ट प्रोटिस्ट, अगेंस्ट फंजाई, अगेंस्ट डस्ट और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे टॉक्सिन्स जो कि हमें बीमार कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं होता है उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, उन केमिकल्स के खिलाफ भी हमारी बॉडी कुव्वत मुदाफियत शो करती है और उनको रोकती है। सो डियर स्टूडेंट्स, हर वो चीज, हर वो मॉलिक्यूल, हर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा वो क्या कहलाएगा? दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? एंटीजन। सो व्हाट इज एंटीजन? एंटीजन इज एनी फॉरेन सब्सटेंस दैट एक्टिवेट्स द इम्यून सिस्टम। हर वो चीज जो कि इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगी वो एंटीजन कहलाएगा। सो एंटीजन की एग्जांपल्स में क्या कुछ आ सकता है? प्रोटिस्ट आ सकते हैं, बैक्टीरिया आ सकता है, फंजाई है, डस्ट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉक्सिन्स है। सो इन एंटीजेंस के खिलाफ हमारी बॉडी क्या प्रोवाइड करेगी? डिफेंस प्रोवाइड करेगी। सो ये डिफेंस कैसे मिलेगा कि जो इम्यून सिस्टम है वो एक्चुअली देगा क्या? वो रिस्पॉन्स देगा। सो डिस्टेंस, ये जो इम्यूनिटी है ये हमें प्रोवाइड होती है बाय 3 वेज। द फर्स्ट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। द सेकेंड वे, जो दूसरा तरीका है उसको हम सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं और जो तीसरा तरीका है वो एक्चुअली क्या कहलाता है? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कहलाता है। नाउ डिस्टेंस, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एक्चुअली क्या होता है? इट इज नॉन स्पेसिफिक। ये किसी खास एंटीजन के खिलाफ नहीं होता, ये जनरल होता है। सो इस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में एक्चुअली क्या कुछ शामिल होगा? इसमें हमारे पास मैकेनिकल बैरियर्स होते हैं, केमिकल बैरियर्स होते हैं, रिफ्लेक्सेस होती हैं
जो ये मैकेनिकल बैरियर्स हैं, इनको आप फिजिकल बैरियर्स भी बोल सकते हो, कि ये वो रुकावटें हैं जो कि जनरल होती हैं और हर एक एंटीजन को, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, व्हाटएवर इट इज जनरल डिफेंस। सो इसमें फिजिकल तरीके से भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है, केमिकल तरीके से भी, और साथ में रिफ्लेक्सेस में। कैसे? जो मैकेनिकल बैरियर्स हैं, जो फिजिकल बैरियर्स भी आप इनको बोल सकते हो, इसमें आती है स्किन, इसमें आती है हेयर्स, इसमें आती है म्यूकस मेम्ब्रेन। नाउ स्टूडेंट्स, जो स्किन है ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन है, और स्किन जो है हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या प्रोवाइड करता है? डिफेंस प्रोवाइड करता है, कि कोई भी बैक्टीरिया अगर हमारे जिस्म के बाहर मौजूद है, सो वो जैसे ही स्किन पे आएगा तो स्किन उसे रोकेगी। जो बाल है वो भी क्या करते हैं? वो रोकते हैं। जैसे हम ये बात करें कि नाक में बाल मौजूद होते हैं, सो जब आप एयर को इनहेल करोगे, सांस लोगे, सो अगर उस एयर में डस्ट पार्टिकल्स हैं, सो जो बाल हैं वो उनको रोकेंगे। सो ये फिजिकली तरीके से जो रोकना है, ये एक्चुअली क्या है? दैट इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। उसके साथ साथ जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन एक्चुअली वो मेम्ब्रेन होती है जो कि म्यूकस को प्रोड्यूस करती है, और म्यूकस हमारे पास एक लिक्विड है जो कि सॉल्टी होता है। सो स्टूडेंट्स, जो हमारी नाक है और उसके साथ साथ जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, साथ में जो डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक है, इनकी जो अंदरूनी लेयर है वो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, और ये म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस को प्रोड्यूस करती है। और म्यूकस क्या करता है? म्यूकस एक्चुअली डस्ट पार्टिकल्स को, बैक्टीरियास को, वायरसेस को रोकता है, उनको अपने साथ चिमटा देता है, एडहेयर कर देता है, ताकि वो हमारी बॉडी के अंदर घुस ना सके। जैसे आपकी नाक जो है वो अंदर से गीली होती है, सो जो लिक्विड जिसकी वजह से वो गीला है वो एक्चुअली म्यूकस है, और उसको प्रोड्यूस कौन कर रहा है? म्यूकस मेम्ब्रेन कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, याद रखना है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में फिजिकली अगर एंटीजेंस को रोका जाता है, सो वो एक्चुअली फिजिकल बैरियर होता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, उसके साथ साथ केमिकल बैरियर है। केमिकल्स, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि फॉरेन एंटीजेंस को जनरली रोकते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। सो केमिकल्स में क्या मौजूद है? म्यूकस मौजूद है, HCl है, स्वेट है, और सीबम है। जो म्यूकस है, म्यूकस के बारे में अभी हमने बात की कि ये वो लिक्विड है जो कि स्टिकी होता है और सॉल्टी होता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया जनरली उनको रोकता है, उनको ट्रैप करता है। साथ में जो HCl है, डाइजेस्टिव सिस्टम में आप पढ़ चुके हैं कि स्टमक में HCl सिक्रीट होती है, और HCl जो है वो भी बहुत सारे बैक्टीरिया को किल कर सकती है। कैसे? कि अगर आप जो कुछ खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, अगर उसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस मौजूद हैं, सो HCl की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और वो हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में जाके कोई भी बीमारी कॉज नहीं कर सकेंगे। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, स्वेट, जिसको पसीना कहा जाता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो स्वेट है ये पसीना एक्चुअली सॉल्टी होता है, और आप लोगों को याद होना चाहिए कि कोई भी ऐसा लिक्विड जिसमें सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, सो वो अपनी तरफ पानी को खींचेगा। सो अगर हमारी जो स्किन है, इसके ऊपर जो पसीना आता है, उसकी वजह से स्किन सॉल्टी हो जाती है। सो अगर एयर में और या हमारे एनवायरनमेंट में कोई बैक्टीरिया मौजूद है, फंजाई मौजूद है, सो जैसे ही वो स्किन पर पड़ेंगे, सो पसीना क्या करेगा? उनसे सारा का सारा पानी खींच लेगा, क्योंकि हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया और फंजाई जो है दे विल डाई, और इस तरीके से हम बीमार नहीं हो सकेंगे। साथ में डियर स्टूडेंट्स, वी हैव दिस सीबम। जो सीबम है ये एक्चुअली ऑयल कहलाता है, और ये ऑयल हमारी स्किन पे मौजूद होती है, क्योंकि गर्मियों में आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब आप पे पसीना आता है और आप उसको साफ करते हैं, सो आपके हाथ में चिकनाहट महसूस होती है। सो ये चिकनाहट एक्चुअली ऑयल है, और इस ऑयल को सीबम बोलते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो सीबम है ये एक्चुअली हमारी स्किन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो स्किन है वो फटती नहीं है। कैसे? आप लोगों ने देखा होगा कि सर्दियों में स्किन ड्राई हो जाती है, खुश्क हो जाती है, जिसकी वजह से वो फट जाती है। सो अगर स्किन फटेगी, सो बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई इजीली बॉडी में आ सकेंगे, तो इसका मतलब हमारी स्किन को ऑयली होना पड़ता है ताकि वो ड्राई ना हो। सो सीबम क्या है? ये एक्चुअली केमिकल है, और ये रुकावट प्रोड्यूस कर रहा है किन के खिलाफ? डिफरेंट टाइप्स ऑफ
एंटीजेंस के खिलाफ। उसके साथ साथ जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है इसमें रिफ्लेक्सेस भी आती हैं। व्हाट आर रिफ्लेक्सेस? रिफ्लेक्सेस एक्चुअली हमारी बॉडी के वो एक्शंस होते हैं जो कि हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होते। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूं कि अगर कोई भी लोहा है और वो गर्म है एंड आपको बिल्कुल पता नहीं है, सो जैसे ही आप उसको टच करते हैं गर्माइश फील होती है और विदिन सेकेंड्स आपका हाथ उठ जाता है ताकि आपका हाथ जले ना। सो इसको हम रिफ्लेक्स बोलते हैं। चाहे आपका उसमें मर्जी शामिल हो या ना हो, आपका हाथ उठ जाता है। इसी तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ और रिफ्लेक्सेस हैं जो कि हमारी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट जनरल एंटीजेंस, बिकॉज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज नॉन स्पेसिफिक। नाउ स्टूडेंट्स, जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है ये भी एक्चुअली नॉन स्पेसिफिक है। कैसे? कि फॉर एग्जांपल मैं ये कहूं कि सीबम प्रोड्यूस नहीं हो रहा। अगर किसी स्किन में सीबम प्रोड्यूस नहीं हो रहा सो स्किन ड्राई हो जाती है, वो फट जाती है और बैक्टीरिया जो है वो बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो फेल हो जाएगा, वो अगर वीक हो जाएगा, तब कौन एक्टिवेट होगा? सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। या इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वो एंटीजेंस जिनको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस नहीं रोक सकते तो उनको रोकेगा कौन? सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। और याद ये रखना है कि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी नॉन स्पेसिफिक होता है, किसी खास एंटीजन के खिलाफ नहीं होता। और इसमें क्या कुछ होता है? सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में जो सेल्स हैं वो फैगोसाइटोसिस करते हैं। और फैगोसाइटोसिस आपको पता है ईटिंग कहलाता है, कि जो इम्यून सेल्स हैं जिसमें नेचुरल किलर सेल्स आती हैं, न्यूट्रोफिल्स आते हैं और साथ में बहुत सारे और सेल्स हैं जिनकी डिटेल्स हम आगे जाके पढ़ेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंस कि अगर हमारी ब्लड में बैक्टीरिया आ जाता है सो जो इम्यून सेल्स हैं वो बैक्टीरिया को पहचानते हैं। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया की सरफेस पे ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि हमारे इम्यून सेल के रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर जाती हैं। इम्यून सेल्स उनको पहचान लेते हैं और उनको पकड़कर अपने सेल के अंदर लाते हैं और अंदर उनकी ब्रेकडाउन होती है। सो इसको फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। साथ में डियर स्टूडेंट्स, जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है इसमें साइटोकाइंस प्रोड्यूस होती हैं। क्या प्रोड्यूस होती है? साइटोकाइंस। जो साइटोकाइंस हैं ये एक्चुअली सिग्नलिंग प्रोटीन्स हैं। कैसे? मिसाल के तौर पे आपको कहीं पे ब्लो लगता है, कोई जोर से कोई लोहा मारता है, लकड़ी मारता है या इवन थप्पड़ मारता है। सो थप्पड़ मारना, ये लोहा मारना एक्चुअली क्या है? ये एक फॉरेन एक्शन है जो कि हमारी बॉडी को डैमेज कर सकता है। सो क्या होता है जब भी हम कहीं जख्मी हो जाते हैं सो उस जख्मी जगह से कुछ ऐसी प्रोटीन्स निकलती हैं जो कि खून में शामिल होती हैं और उन प्रोटीन्स को साइटोकाइंस कहा जाता है। नाउ इन प्रोटीन्स को इम्यून सेल्स पहचानते हैं। सो इम्यून सेल्स जो है उनको एक डायरेक्शन मिल जाती है, क्योंकि जो जगह जख्मी हुई है वहां से साइटोकाइंस आएंगे। सो इम्यून सेल्स को रास्ता मिलेगा और वो उस पॉइंट पे जाएंगे और उस पॉइंट पे कोई बैक्टीरिया होगा, एंटीजेंस होंगे, उनको वो डिस्ट्रॉय करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो डिटेल है वो भी हम आगे टॉपिक्स में पढ़ेंगे। साथ में डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास फीवर भी आता है, बुखार भी आता है ना। बुखार अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा कैसे है कि बुखार में चूंकि टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है सो इसकी वजह से हमारी बॉडी में, एक इंसान की बॉडी में जितनी भी बैक्टीरिया होते हैं वो उस हाई टेम्परेचर की वजह से किल हो जाते हैं। और उसके साथ साथ जब भी टेम्परेचर ज्यादा होता है सो जो इम्यून सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो बहुत ही ज्यादा तेज और एफिशिएंट हो जाते हैं ताकि डिफरेंट एंटीजेंस को वो किल कर सकें। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में इन्फ्लेमेशन भी आती है। नाउ इन्फ्लेमेशन क्या है? अगर हमारे जिस्म में कहीं पर तकलीफ होती है, चाहे वो बैक्टीरिया की वजह से है, वायरसेस की वजह से है, सो इस तकलीफ की सूरत में क्या होगा? उस जगह में दर्द महसूस होगा, स्वेलिंग होगी या वो जगह सुर्ख हो जाएगी। सो जब ऐसा कुछ होगा सो इसको हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। सो जब भी खारिश होती है, जलन होती है, स्वेलिंग होती है या दर्द होता है सो उस जगह से साइटोकाइंस रिलीज होते हैं और वो साइटोकाइंस इम्यून सेल्स को अट्रैक्ट करते हैं उस जगह पे ताकि वहां पे एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय किया जा सके।
उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में मैं बार बार सेल्स की बात कर रहा हूं। सो कौन से सेल्स इन्वॉल्व हैं? NK सेल्स, जिनको नेचुरल किलर सेल्स कहा जाता है। और ये नेचुरल किलर सेल्स जो है ये बहुत एक्टिवेटेड होते हैं अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट कैंसर्स एंड अगेंस्ट वायरसेस। सो दे आर जनरली स्पेसिफिक अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस। किसी एक खास वायरस के खिलाफ एक्टिव नहीं होते, जितने भी हार्मफुल वायरसेस हैं उनके खिलाफ ये एक्टिव होते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव मोनोसाइट्स या न्यूट्रोफिल्स हैं। ये भी सेल्स हैं जो कि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। एंड व्हाट दे डू, ये फैगोसाइटोसिस भी करते हैं, साइटोकाइन्स भी प्रोड्यूस करते हैं, और ये किसी भी इंफेक्शन वाली जगह पे पहुंचते कैसे हैं? थ्रू इन्फ्लेमेशन, क्योंकि इन्फ्लेमेशन के नतीजे में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग प्रोटीन्स पैदा होती हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई एक ऐसा एंटीजन है जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को भी क्रॉस कर जाता है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को भी क्रॉस कर जाता है, क्यों? क्योंकि हमारे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में जो मोनोसाइट्स हैं, जो न्यूट्रोफिल्स हैं, जो नेचुरल किलर सेल्स हैं, अगर वो एंटीजेंस को नहीं पहचान सकते तो इसका मतलब सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस फेल हो जाता है। सो अब कौन एक्टिवेट होगा? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है ये बहुत ही ज्यादा क्या है? स्पेसिफिक है। मतलब ये हर एक एंटीजन के खिलाफ एक्टिव नहीं होता, स्पेसिफिक के खिलाफ होता है। इसकी मिसाल मैं कमांडो एक्शंस के जरिए दूंगा कि अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है सो पहले पुलिस भेजी जाती है, अगर वो इफेक्टिव ना हो तो फिर फौज भेजी जाती है, और अगर फौजी जो है वो भी इफेक्टिव ना हो सो कमांडोज भेजे जाते हैं। सो हमारी बॉडी के अंदर जो कमांडोज हैं वो एक्चुअली क्या है? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। और कमांडोज हर एक खतरनाक जगह पे नहीं जाते, वो स्पेसिफिक उनके मिशंस होते हैं। सो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी क्या है? ये हर उस एंटीजन के खिलाफ एक्टिव होगा जो कि फर्स्ट लाइन को क्रॉस कर चुका है और सेकंड लाइन को क्रॉस कर चुका है। नाउ डिस्टेंस जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है ये दो तरीकों से मिलती है। एक को हम सेल मीडिएटेड डिफेंस बोलते हैं और दूसरे को ह्यूमोरल रिस्पॉन्स बोलते हैं। जो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स है इसमें एक्चुअली टी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होती है और ह्यूमोरल रिस्पॉन्स में बी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं। नाउ डिस्टेंस ये टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडीज की कमांडोज हैं जो कि उस एंटीजन को ढूंढ के उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स जो टी सेल्स हैं ये फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करते हैं, जबकि जो बी लिम्फोसाइट्स हैं ये एंटीबॉडीज बनाती हैं। एंटीबॉडीज एक्चुअली वो प्रोटीन्स होती हैं जो कि एंटीजन के साथ जैसे ही बाइंड करती हैं सो एंटीजन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो सिंपल हम ये कह सकते हैं कि एंटीबॉडीज क्या है? ये एक्चुअली वो बारूद है जो कि एंटीजन्स को डिस्ट्रॉय करेगा। और जब थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में बी लिम्फोसाइट्स इन एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं तो इस रिस्पॉन्स को हम क्या बोलते हैं? दैट इज व्हाट? ह्यूमोरल रिस्पॉन्स। सो स्टूडेंट्स ये था आपके पास जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। नाउ स्टूडेंट्स जाते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में, जिसमें हम स्किन को डिस्कस करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे और म्यूकस मेम्ब्रेन और म्यूकस को डिटेल में जाके पढ़ेंगे। सो आज के लेक्चर में सिर्फ स्किन डिस्कस होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट ऑफ द बोर्ड। नाउ स्टूडेंट्स सेकेंड पार्ट ऑफ द बोर्ड में हमने तीन तरीकों को पढ़ा कि कैसे इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है, जिसमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। नाउ जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है उसमें स्किन इन्वॉल्व होती है, उसमें हेयर्स है, उसमें स्वेट है, उसमें सीबम है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स है। सो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू दी व्हाट? टू दी स्किन। एंड स्किन इज व्हाट? स्किन इज एक्चुअली अ फिजिकल बैरियर। ये हमारे पास क्या है? फिजिकली इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। सो स्किन एक्चुअली क्या है? इट इज व्हाट? स्किन कीप्स द एंटीजेंस आउट इन द फर्स्ट प्लेस। जो स्किन है ये सबसे पहले एंटीजेंस को रोकता है ताकि वो जिस्म में दाखिल ना हो सके। और स्टूडेंट्स जो स्किन है ये एक्चुअली लार्जेस्ट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का। और अगर स्किन को हम डिटेल में पढ़ते हैं तो पता ये चलता है कि जो हमारी स्किन है वो एक्चुअली 3 लेयर्स से बनी है, जिसमें सबसे ऊपर वाली जो लेयर है दैट इज एपिडर्मिस,
जो सेकंड लेयर है दैट इज डर्मिस, और जो थर्ड लेयर है दैट इज व्हाट, दैट इज द हाइपोडर्मिस। नाउ दिस जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस एक्चुअली क्या है, इट इज अ सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का मतलब सबसे ऊपर वाली मल्टीपल सेल, बहुत से सेल से बनी हुई एक मोटी सी लेयर है जिसमें क्या मौजूद होती है, जिसमें केरानोसाइट्स मौजूद होती हैं, जिसमें क्या मौजूद होंगी, केरानोसाइट्स। नाउ दिस याद ये रखना है कि हर वो लफ्ज जिसके आखिर में साइट आएगा तो समझ जाएं कि वो एक सेल है। सो जो केरानोसाइट्स है ये एक्चुअली वो सेल्स हैं जो कि एक प्रोटीन बनाती हैं, और ये प्रोटीन क्या कहलाती है, दैट इज कॉल्ड एज कैराटीन। नाउ जो कैराटीन है ये हमारी स्किन की सबसे ऊपर लेयर पे मौजूद होती है, जिससे हमारी स्किन को स्ट्रेंथ मिलती है, इजीली कोई भी चीज इसको फाड़ नहीं सकती। जैसे किसी को आप थप्पड़ देते हैं या मुक्का देते हैं, सो उसकी वजह से अगर वो थप्पड़ या मुक्का ज्यादा तेज नहीं है सो वो जख्मी नहीं होता, जल्दी फटता नहीं है, क्योंकि जो स्किन है वो स्ट्रांग है, किसकी वजह से, कैराटीन की वजह से। उसके साथ साथ जो एपिडर्मिस है ये जिन सेल से बनी हुई है वो तमाम के तमाम सेल्स टाइटली पैक्ड हैं, वो तमाम के तमाम सेल्स एक दूसरे के साथ बहुत करीब जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से कोई खाली जगह नहीं बचती जिसमें कोई बैक्टीरिया या एंटीजन एंटर हो सके। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स जो एपिडर्मिस है इसके ऊपर डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं, एपिडर्मिस के ऊपर डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं। डेंड्राइटिक सेल्स हमारे पास एक्चुअली इम्यून सेल्स हैं जो कि पेट्रोलिंग करते हैं, जो कि क्या करते हैं, पेट्रोलिंग। और पेट्रोलिंग का मतलब है गश्त करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी स्किन के ऊपर बहुत सारे इम्यून सेल्स जो हैं वो फिर रहे होते हैं, कौन से, डेंड्राइटिक सेल्स, और जैसे ही उनको कोई एंटीजन मिलता है उसको एनगल्फ करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। सो जो गश्त वाले सेल्स हैं जो कि सर्कुलेट करते हैं, जैसे पुलिस है वो इलाके में गश्त करती है ताकि किसी चोर या किसी ऐसे शख्स को जो कि नुकसान दे सके उसको पकड़ सके, तो ऐसे ही हमारी स्किन के ऊपर डेंड्राइटिक सेल्स हैं जिनको पेट्रोलिंग सेल्स कहा जाता है। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स जो एपिडर्मिस के ऊपर ये जो टाइटली पैक्ड सेल्स हैं दे कैन आल्सो शेड ऑफ, दे कैन आल्सो शेड ऑफ, ये गिर भी जाते हैं, क्योंकि जो हमारी स्किन के ऊपर वाली लेयर है ये जब खुश्क हो जाती है तो ये गिर जाती है और छिलके से बनते हैं। सो जब ये गिर जाते हैं तो इनके ऊपर अगर कोई भी बैक्टीरिया या हार्मफुल एंटीजन मौजूद है तो भी हमारे जिस्म से इस तरीके से वो क्या हो जाएगा, जुदा हो जाएंगे, वो गिर जाएंगे। साथ में डियर स्टूडेंट्स जो दूसरी लेयर ऑफ स्किन है दैट इज व्हाट, दैट इज द डर्मिस। और याद ये रखना है कि जो डर्मिस है वो एक्चुअली एपिडर्मिस के नीचे होती है और ये थिक होती है, मोटी होती है, एपिडर्मिस से ज्यादा मोटी होती है, और इसमें एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको कोलेजन बोलते हैं। और याद ये रखना है कि कोलेजन हमारी हड्डियों में भी होता है, हमारी स्किन में होता है, हमारी मसल्स में होता है। और कोलेजन क्या प्रोवाइड करते हैं, कोलेजन एक्चुअली प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ को, मजबूती को प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स जो डर्मिस है यहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स भी होते हैं। और ग्लैंड्स आपके पास, व्हाट आर ग्लैंड्स, ग्लैंड्स एक्चुअली वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, वो सेल का एक ग्रुप होता है जो कि क्या बनाते हैं, विच मेक हार्मोन्स, विच मेक व्हाट, हार्मोन्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो ग्लैंड्स हैं वो दो किस्म के हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो कि हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड में शामिल करते हैं, जबकि एक्सोक्राइन वो ग्लैंड्स हैं जो कि हार्मोन्स को ब्लड में शामिल करते हैं लेकिन एक ट्यूब के जरिए, एक डक्ट के जरिए, एक नाली के जरिए। सो जो डर्मिस है यहां पे ग्लैंड्स पाए जाते हैं, कौन से ग्लैंड्स, सीबेशियस ग्लैंड्स एंड स्वेट ग्लैंड्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स जो सीबेशियस ग्लैंड है ये एक्चुअली प्रोड्यूस करता है किसको, सीबम को, और जो स्वेट ग्लैंड्स हैं ये प्रोड्यूस करते हैं किसको, स्वेट को, पसीने को। नाउ डियर स्टूडेंट्स अगर हम स्किन को डायग्रामेटिकली देखते हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्राम्स बायोलॉजी के पेपर में बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो स्किन को अगर हम देखेंगे, सो स्किन की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है जो कि आपको ब्लू शेडेड नजर आ रही है दैट इज एक्चुअली एपिडर्मिस। ना उसके बाद जो ये रेड कलर है जो शेडेड एरिया है दैट इज डर्मिस, और ये जो ब्लैक शेडेड एरिया है दैट इज व्हाट, दैट इज द हाइपोडर्मिस।
नाउ स्टूडेंट्स, जो एपिडर्मिस है इसके ऊपर टाइनी पोर्स होती हैं और उन पोर्स को हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज व्हाट? स्वेट पोर्स। जैसे कि एपिडर्मिस में आपको रेड सर्कल्स नजर आ रहे हैं, ये रेड सर्कल्स एक्चुअली स्वेट पोर्स है जिससे पसीना बाहर निकलता है। नाउ स्टूडेंट्स, जो डर्मिस है, डर्मिस में हमने बात की कि क्या मौजूद होती है? सीबेशियस ग्लैंड होते हैं और स्वेट ग्लैंड होते हैं। सो इस डर्मिस लेयर में आपके पास सीबेशियस ग्लैंड्स मौजूद हैं और साथ साथ में स्वेट ग्लैंड्स मौजूद हैं, जो कि आपको ब्लू से नजर आ रहा है और सीबेशियस को हमने रेड से शो किया है। सो सीबेशियस ग्लैंड्स क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस द सीबम। एंड व्हाट इज सीबम? सीबम इज एक्चुअली एन ऑयली सब्सटेंस। और उसके साथ साथ जो सीबम है, ये जब यहां पे सीबेशियस ग्लैंड में बनेगा, सो ये बाहर निकलेगा। बाहर जब आएगा तो स्किन के ऊपर ये जम जाएगा, उस पे अटैच होगा, जो कि स्किन को ऑयली रखेगा, उसको सॉफ्ट रखेगा ताकि वो हार्ड ना हो और स्किन फट ना सके। उसके साथ साथ जो सीबम है, याद ये रखना है कि सीबम एक्चुअली क्या करता है? ये पीएच को लो करता है, मतलब एसिडिटी को कॉज करता है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो स्किन है ये ऊपर से एसिडिक है और बहुत सारे एंटीजेंस जो हैं वो एसिडिक एनवायरनमेंट में सरवाइव नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हमें डिफेंस मिलता है, रेजिस्टेंस मिलती है, कुव्वते मुदाफियत मिलती है। नाउ स्टूडेंट्स, जो सीबम है ये स्किन को क्या रखता है? टूटने से बचाता है, मतलब उसको सॉफ्ट रखता है, जिसकी वजह से एंटीजेंस जो है वो हमारी बॉडी में एंटर नहीं हो सकते। नाउ स्टूडेंट्स, उसके साथ साथ जो हाइपोडर्मिस है, यहां पे आपको ये कुछ ट्यूब्स नजर आ रही हैं जो कि रेड कलर से शेडेड है। दे आर व्हाट? दे आर एक्चुअली द ब्लड वेसल्स। दे आर व्हाट? दे आर द ब्लड वेसल्स, जो कि स्किन को फूड प्रोवाइड करती हैं। और उसके साथ साथ ये जो मोटे मोटे ब्लैक डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, दे आर व्हाट? दे आर एक्चुअली द एडिपोज टिश्यूज। कौन से टिश्यूज? एडिपोज। एडिपोज टिश्यूज एक्चुअली वो टिश्यूज होती हैं जो कि फैट्स को स्टोर करती हैं, जो कि किस चीज को स्टोर करती हैं? फैट्स को स्टोर करती हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी डर्मिस लेयर के नीचे एक चर्बी की लेयर मौजूद है जो कि हमें सर्दी और गर्मी से टेम्परेचर को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एडिपोज टिश्यूज है ये एक्चुअली आपके पास एज अ फूड तो काम कर रही हैं, लेकिन ये क्या प्रोवाइड करती हैं? दे ऑल्सो प्रोवाइड थर्मोरेगुलेशन। टेम्परेचर को, एक बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल रखने में ये हेल्प करती है, क्योंकि जो फैट्स है वो इंसुलेटर है और इंसुलेटर वो चीज होती है जो कि हीट को ट्रांसफर होने नहीं देती। सो किसी हद तक ये जो एडिपोज टिश्यूज हैं ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आपके पास स्वेट ग्लैंड्स मौजूद है और स्वेट ग्लैंड्स पसीना बनाते हैं ना। पसीने के बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज व्हाट? पर्सपायरेशन। क्या बोलते हैं इसको? पर्सपायरेशन। सो पर्सपायरेशन के नतीजे में क्या होगा? स्वेट बनेगा, पसीना बनेगा, जिसमें सॉल्ट्स मौजूद होती हैं, वाटर मौजूद होता है और लाइसोजाइम्स मौजूद होते हैं। नाउ जो सॉल्ट्स हैं वो एक्चुअली क्या करती हैं? वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। सो जब स्किन के ऊपर पसीना आएगा, सो पसीना चूंकि सॉल्टी होता है, तो अगर स्किन के ऊपर कोई बैक्टीरिया आ जाते हैं, सो उन बैक्टीरिया से पानी सारा बाहर निकलेगा, जिसकी वजह से वो खुश्क हो जाएंगे एंड दे विल बी डेड। तो इस तरीके से वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। साथ में स्टूडेंट्स, जो पसीना है उसमें कुछ एंजाइम्स भी होते हैं जिनको लाइसोजाइम्स बोलते हैं, और इन लाइसोजाइम्स को कौन सी ऑर्गेनेली बनाती है? लाइसोसोम्स बनाते हैं। और आप लोगों को पता है कि लाइसोजाइम्स जो है ये एक्चुअली वो एंजाइम्स हैं जो कि क्या परफॉर्म करते हैं? ब्रेकिंग डाउन करते हैं, जो कि तोड़ते हैं किनको? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स को और एंटीजेंस को। लेकिन यहां पे लाइसोजाइम्स का फंक्शन क्या आएगा कि ये किसी भी एंटीजन की ब्रेक डाउन करेंगे। साथ में स्टूडेंट्स, जो हमारे पास एपिडर्मिस है उसमें से कुछ जो पोर्स हैं उनसे बाल निकले होते हैं, और ये बालों की जो जड़ें हैं जिनको हेयर फॉलिकल्स बोलते हैं वो एक्चुअली डर्मिस लेयर में मौजूद होती है। अब जो बाल हैं वो भी हमें डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। कैसे? कि डस्ट पार्टिकल्स को, गर्द को, स्मोक को ये अपने साथ ट्रैप कर लेते हैं ताकि वो हमारी बॉडी में एंटर ना हो सके। जैसे यहाँ पे स्किन है, सो यही स्किन हमारी नोज के अंदर तरफ भी गई है
जहां पे बाल मौजूद हैं और वो बाल डस्ट पार्टिकल्स को रोकते हैं ताकि वो रिस्पायरेटरी सिस्टम में मतलब लंग्स में इंटर ना हो सके और हम बीमार ना हो सके। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के में स्किन के बारे में बात की। नेक्स्ट लेक्चर में हम डाइजेस्टिव सिस्टम और म्यूकस मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे और साथ में सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है उसमें जो सेल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, वो कैसे काम करते हैं, इन तमाम के बारे में डिटेल आएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, जो जनरल इंट्रोडक्शन है इसको याद रखना है और नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे इसको भी याद रखना है। सो स्टूडेंट्स, इन तमाम पॉइंट्स को एज ए एमसीक्यू भी याद रखें। सो इसी बात के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।